अयोध्या में रामलला के बाद अब सीएम योगी मिशन मथुरा पर जुट गए हैं। मथुरा पहुंचकर योगी ने 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत की। पूरी मथुरा नगरी में जन्माष्टमी की धूम है। पूरा शहर कृष्ण की भक्ति में लीन है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की धुन पर कृष्ण और राधा की लीलाओं के साथ लोग निकले। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इस सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलून उड़ाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मथुरा को कई सौगात दी और आदित्यनाथ प्रेक्षागृह से 19 करोड़ की लागत से बने पांचजन्य प्रेक्षागृह का उद्घाटन, 583 करोड़ की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण, कुल मिलाकर करीब 1037 करोड़ की 178 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। इसके साथ ही रंगनाथ मंदिर से बड़े बगीचा तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत होने वाले कार्य का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने बरसाना में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात दी। यूपी का तीसरा और पश्चिमी यूपी में पहला रोपवे शुरू हुआ, जिससे चित्रकूट और विंध्याचल के बाद अब बरसाना में श्रद्धालु उड़न खटोले का आनंद ले सकेंगे। उन्हें अब 350 सीढ़ियां नहीं चढ़नी होंगी, सीधे रोपवे की मदद से दर्शन होंगे। कल पूरे देश में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसके लिए लोग बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खास मौके के लिए विशेष आदेश जारी किया। इस दौरान पूरे देश में जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिली। रामनगरी अयोध्या के बाजार भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों और सजावट के सामानों से सजे हैं। बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त खरीदारी करते दिखे। भगवान का झूला और सब भगवान के बारे में उन्हीं के सामान लेना चाहते हैं। इस बार की जन्माष्टमी में हम लोग बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने जन्माष्टमी पर नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक यूपी के सभी जिलों के पुलिस थानों और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 2 दिन मनाया जाएगा, जिसके लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव में जीत को लेकर तैयारी तेज कर चुकी है। और लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के एसपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए जोर शोर से जुटने के निर्देश दिए गए। इस बीच सूत्रों से खबर है कि मिल्कीपुर और कटेहरी सीट के उम्मीदवार भी एसपी ने तय कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मिल्कीपुर से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देने की चर्चा है, जबकि कटेहरी सीट पर एसपी सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। अरे भाई, आप समझ जाओ कि जो आए थे हमारे क्षेत्र के 500-600 से ज्यादा आए थे, और लोगों को पता है कि कौन लड़ेगा, तैयारी भी हो रही है, और जो जिसको लड़ना उसको भी पता है। सांसद जी के बेटे अजीत प्रसाद लगभग फाइनल हो चुका, सिर्फ मोहर लगना बाकी है बस। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायक सांसद बने थे, जिसके बाद ये सीटें खाली हुई और पार्टी का पूरा फोकस फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज है। अब इस मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। और ओवैसी ने भारत बंद के दौरान पुलिस पर हमले के आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान पर बुलडोजर एक्शन को गलत बताया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि एक ही कौम के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं, और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। वहीं इससे पहले बाबा बागेश्वर ने एमपी में बुलडोजर कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों पर ऐसी कार्रवाई जरूरी है। कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। दरअसल भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली पर पथराव हुआ था, जिसके मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप कांड के आरोपी संजय रॉय की मुश्किलें बढ़ गईं। महिला डॉक्टर से रेप के आरोपी संजय रॉय का आज जेल के अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसके लिए सीबीआई की टीम प्रेसिडेंसी जेल पहुंची और दोपहर करीब 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रेप कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया। करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई के अधिकारी प्रेसिडेंसी जेल से निकल गए। हालांकि पूछताछ के बाद सीबीआई अधिकारियों के हाथ क्या जानकारी लगी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है।
हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि संजय रॉय लगातार अपने बयान बदल रहा है। हिरासत में रहते हुए इसने अलग अलग जानकारी देकर सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की और इसीलिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी हो गया था, जिसे आज पूरा कर लिया गया। उधर महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध माफी के लायक नहीं है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल के अंदर हुई महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को पाप बताया और कहा कि एक एक का हिसाब किया जाएगा। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों के साथ घिनौना काम करने वालों को संरक्षण न दिया जाए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई। एक दिन पहले ही सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और आज सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी भी शुरू कर दी और सीबीआई की कई टीमें संदीप घोष के 15 ठिकानों पर पहुंची। कोलकाता में संदीप घोष के घर पर सुबह 7 बजे ही सीबीआई की टीम पहुंच गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से सीबीआई के अधिकारियों को करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। क्योंकि अंदर से संदीप घोष वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। 8 बजे के बाद संदीप घोष आए और वो खुद दरवाजा खोले, जिसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर के अंदर घुसी और छापेमारी शुरू कर दी। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी कई घंटे तक घर के अंदर छापेमारी करते रहे। फोर्स से पूरा ये जो एरिया है, ये घर है, घेर के रखा गया है। सिर्फ संदीप घोष का ही घर नहीं, उसके अलावा और भी 14 जगह पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से, जिसमें कई सारे आरजी कर मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का स्कैम से जुड़े हुए बिजनेसमैन भी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार के सिलसिले में 15 ठिकानों पर छापे मारे और इस दौरान सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक यूनिट ने मरीजों के प्रबंधन और देखभाल के लिए ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों और ऑफिसों की तलाशी ली। सीबीआई की एक टीम डॉक्टर संदीप घोष के घर पर पहुंची, तो वहीं दूसरी टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवशीष सोम के घर गई और वहां भी छापा मारा। चूंकि अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लिए फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवशीष सोम का नाम लिया, इसलिए सीबीआई की एक टीम लाव लश्कर के साथ देवशीष सोम के घर पहुंच गई और छापा मारकर सबूत जुटाए। तीसरी टीम हावड़ा में विप्लव सिंह नाम के एक शख्स के घर गई। वहीं सीबीआई की एक और टीम ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व एमएसवीपी संजय वशिष्ठ के घर पर भी छापा मारा। बताया जा रहा है कि 15 ठिकानों पर छापेमारी करके आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई ने तमाम सबूत जुटाए हैं, जिसका सीबीआई जल्द ही खुलासा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का एक सरकारी स्कूल एक मुस्लिम टीचर के फरमान से चर्चा में है। टीचर ने हिंदू बच्चों को तिलक लगाकर स्कूल आने से मना कर दिया। ये बिजनौर के भनेड़ा गांव के उच्च माध्यमिक स्कूल का मामला है, जहां एक मुस्लिम टीचर ने हिंदू छात्रों को तिलक लगाकर स्कूल आने से मना कर दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल टीचर उनके टीके को मिटा देती हैं, जबकि मुस्लिम बच्चों को जबरदस्ती जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए ले जाती हैं। जब हमने नुकिया तो मुसलमान बच्चे टोपी ओढ़ने जो आ रहा है, इन्होंने नुकिया था, ऐसे में हमने टोपी तो मैं कुछ दुख दे रही है। बच्चों के आरोपों को स्कूल के प्रिंसिपल ने भी माना और कार्रवाई की बात कही। इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच कर आख्या तत्काल हमें प्रस्तुत करें। जैसे ही आख्या आती है उसी के अनुसार विभागीय कार्रवाई करूँगा। ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और विद्यालय का निरीक्षण कर जांच का आदेश दिया। मुस्लिम टीचर है तनवीर है, वो बच्चों को तिलक लगाने से मना किया। यूपी के अमेठी से रेप की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो समुदाय विशेष के एक शख्स ने कई बार उसके साथ रेप किया।
इतना ही नहीं, आजाद नाम के एक शख्स ने धर्म परिवर्तन न करने पर महिला के साथ मारपीट भी की। जब युवती बहाना बनाकर आरोपी आजाद की चंगुल से छूटी तो उसने पुलिस से शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आजाद, मुंशीर रजा, मंसूर, अब्दुल मजीद समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सभी आरोपी अमेठी जिले के रामगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आजाद उसे बहला फुसलाकर अपने साथियों की मदद से भगा ले गया था और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई और जब उसने धर्म नहीं बदला तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उसके साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। प्राइवेट स्कूल के एक टीचर ने साथ पढ़ाने वाली एक महिला शिक्षक का ही धर्मांतरण करा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी शिक्षक महिला टीचर को नमाज पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देने लगा। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला टीचर के पति ने 23 अगस्त को थाना कविनगर में शिकायत दी, जिसमें बताया गया कि उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। महिला शिक्षक के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर फैजल खान को गोविंदपुरम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी फैजल खान ने बताया कि उसने महिला को चोरी चुपके रोजा रखना, कुरान पढ़ना और चैटिंग में कुरान की आयतों के बारे में लिखकर बताया। ऑनलाइन फोन करके उसे नमाज पढ़ना सिखाया और बहला फुसला कर उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता रहा। आरोपी फैजल खान ने ये भी बताया कि जिस स्कूल में महिला शिक्षक पढ़ाती है उसी स्कूल में वो कंप्यूटर पढ़ाने का काम करता है और इसी दौरान दोनों संपर्क में आए थे। जिसके बाद महिला शिक्षक को बहलाने फुसलाने के लिए फैजल खान ने प्लान के तहत साजिश रची। सबसे पहले उसने महिला शिक्षक को एक मोबाइल गिफ्ट किया और फिर उसे किसी अच्छे स्कूल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू महिला शिक्षक पूरी तरह फैजल खान के जाल में फंस गई और फैजल खान के कहने पर ही उसने नमाज पढ़ना, कुरान की आयतें पढ़ना और इस्लाम धर्म को मानना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके पहनावे में भी बदलाव आने लगा। फरवरी के बाद में हमने देखा कि मिसेज ने सब श्रृंगार वगैरह बंद कर दिया था। वो केवल बिल्कुल परिवार से डिटैच हो गई थी, अपने घर परिवार, वो चुप बैठी रहती थी और वो केवल 2 सूट पहनती थी, एक आज एक कल, बाकी मांग भरना, बिंदी लगाना सब बंद कर दिया था। महिला शिक्षक के पति की शिकायत के बाद फैजल खान अब पुलिस की गिरफ्त में है। महिला का धर्मांतरण कराने का उसका प्लान फेल हो चुका है। एक तरह से उसका पूरा धर्म परिवर्तन कर दिया उसने और उसको सारे मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज सारी चीजें अपनाने लगी थी। उसके प्रभाव में आकर उसको प्रलोभन दिया था कि उसको गुजरात के एक स्कूल में नौकरी दिलवा देगा, उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ये मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, इसमें अभियोग दर्ज किया गया है। महिला के पति ने सबूत के तौर पर अपनी पत्नी के मोबाइल की चैट पुलिस को सौंप दी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। लखनऊ में जोमैटो डिलीवरी बॉय से मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने मारपीट करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों ने रक्षाबंधन के दिन डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। पीड़ित के हाथ, पैर और छाती पर चोट के गहरे निशान दिखाई दिए। पीड़ित डिलीवरी बॉय ने बताया कि रक्षाबंधन की रात को वो खाना डिलीवर करने गया था। तभी वहां मौजूद 4 लोगों ने उसका नाम पूछा और जैसे ही उसने अपना नाम मोहम्मद असलम बताया तो आरोपियों ने उसके ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी और बुरी तरह पीटा। मुसलमान होने के नाते वो मुझे मतलब और उग्र होने लगे। उसके बाद घर के अंदर बिठाया और शराब का जो बॉटल मतलब गिलास था वो मेरे ऊपर फेंका। मोहम्मद असलम अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। उसकी मांग है कि आरोपियों को सख्त सजा मिले। डिलीवरी देने वाले युवक के लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक मुख्य अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि असलम ने बताया कि आरोपियों ने बंधक बनाकर उससे उसका आधार नंबर, पैन नंबर और घर का एड्रेस ले लिया और इसीलिए अब उसे डर भी सता रहा है। जोमैटो डिलीवरी बॉय आलम को डर है कि आरोपी उस पर दोबारा हमला न कर दें। न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहस के बीच केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, जिसके दायरे में केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी आएंगे। आने वाले वक्त में राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले को यू टर्न करार दिया। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है, आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। 2004 में एनडीए सरकार ने नई पेंशन योजना शुरू की थी
और अब 20 साल बाद एनपीएस के साथ यूपीएस का विकल्प भी दे दिया, जिसके तहत रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा और इसके लिए कम से कम 25 साल की नौकरी जरूरी है। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी की है तो प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान देंगे। सरकार का योगदान अब यूपीएस के तहत 18.5% किया जाएगा। जब वो छोड़ रहे होंगे तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिस इंडिया कार्यक्रम को लेकर आरक्षण का नया राग छेड़ा। प्रयागराज में राहुल ने बयान दिया जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने सवाल उठाए। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी। मिस इंडिया को लेकर उठाए गए राहुल के सवाल पर बीजेपी ने हमला बोला। राहुल गांधी जी, पहले तो अब बाल बुद्धि की तरफ पेश ना है। ये भारत सरकार का कोई इवेंट नहीं, ये तो निजी इवेंट है, पर जब से ये शुरू हुआ हर बैकग्राउंड की महिला को इसमें अवसर मिला है। साथ ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके लिखा कि कांग्रेस के लिए सामाजिक समरसता या संविधान की दुहाई देना मात्र वोट बटोरने की कवायद है। दशकों तक ओबीसी समाज को वंचित रखा, उसे बुद्धू कहा, दलितों पर अत्याचार किया, जनजातीय समाज की उपेक्षा की और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। दरअसल राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रहे हैं और इसी सिलसिले में जगह जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं। कांग्रेस जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रही है। शनिवार को प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी ने फिर इस मुद्दे पर बात की तो एनडीए और मायावती ने जोरदार हमला किया। दलितों के हित की बात करने वाली मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। साथ ही उन्होंने राहुल से सवाल पूछा कि बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी। तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। जब आख्या मांगी गई लोकसभा के अंदर जो बिल, तो उसको फाड़ा किसने था? राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, भूल गए। तो वही बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल गांधी जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? एक घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं, ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। राजस्थान में उदयपुर के बाद अब भीलवाड़ा में भी तनाव का माहौल बन गया है। एक मंदिर में गाय की पूंछ मिलने के बाद हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। तनाव पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस बल कमजोर पड़ा दिखा। हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और इस घटना के प्रति नाराजगी जताई। लेकिन जब लोगों को काबू करने में मुश्किल हुई तो पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज करके तितर बितर करने की कोशिश की। हिंदू संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और कोतवाल को भी सस्पेंड करने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख सांसद दामोदर अग्रवाल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन भेड़ियों ने अब तक 7 बच्चों की जान ले ली और 25 से ज्यादा लोगों का खून बहाया है। इंसानों के खून की प्यास से आदमखोर भेड़िए खेतों के बीच घूमते हुए नजर आए। ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में 4 भेड़ियों को देखा गया। ये तो वो भेड़िए थे जो कैमरे में दिख गए। ऐसे न जाने कितने भेड़िए बहराइच जिले में घूम रहे हैं। इन्हीं भेड़ियों की वजह से बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण खौफ में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कोई आदमखोर भेड़िया उनके बच्चों को उठाकर न ले जाए, क्योंकि बीते कई दिनों से इस इलाके में ऐसा ही हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि भेड़ियों के झुंड ने 2 महीने में 7 बच्चों की जान ले ली, 25 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। इन्हें पकड़ने के लिए 5 जिलों की टीम काम कर रही है। बहराइच जिले के 32 गाँव में अधिकारी इनकी निगरानी कर रहे हैं। जो लोग भेड़िए की वजह से घायल हुए उनकी जांच करने के लिए प्रशासन मुआवजा भी दे रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन पहले हम समझ लें कि वास्तव में ये भेड़िए का ही कार्य है। जहाँ पे बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जा रहा है कि हाँ भेड़िए का है, तो उसमें कॉम्पेंसेशन दे दिया जा रहा है।
प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद अभी तक इस समस्या से गाँव वालों को निजात नहीं मिली। इलाके के विधायक ने भी लोगों के बीच पहुंचकर उनके डर को समझने की कोशिश की, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि भेड़ियों के आतंक से मासूम गाँव वालों को कब निजात मिलेगी। देश में रेल हादसों की फहरिस्त में एक और हादसा जुड़ गया। बिजनौर में सुबह सुबह किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। इनमें से एक हिस्सा एक स्टेशन तो दूसरा हिस्सा दूसरे स्टेशन पर पहुंच गया। ये ट्रेन का वो हिस्सा था जो गार्ड के साथ चकराजमल स्टेशन पर छूट गया था, जबकि उसके बाकी डिब्बे आगे की ओर निकल गए थे। ये सब कुछ सुबह 4 बजे हुआ। किसान एक्सप्रेस बिजनौर जिले से गुजर रही थी, तभी चकराजमल स्टेशन के पास ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। डिब्बों के बीच लगी कपलिंग टूटने से 13 डिब्बे चकराजमल स्टेशन में ही रुक गए, जबकि 8 डिब्बों के साथ ट्रेन सित्योहारा स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन के 2 हिस्सों को देखकर लोग हैरान हुए, तो वहीं रेलवे के कर्मचारी भी दौड़े दौड़े स्टेशन पहुंचे। ये वही कपलिंग है जो 2 डिब्बों को आपस में जोड़कर रखती है। इसी कपलिंग के टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। इस हादसे की वजह से यूपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी भी फंस गए, जिन्हें समय रहते सही जगह पहुंचाया गया। इसमें जो विद्यार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, यूपी पुलिस सुरक्षा वाले, इनको हमने बसों में लाद कर भिजवा दिया है। इस रेल हादसे के बाद कई गाड़ियों को भी आउटर में रोकना पड़ा था, जिससे यात्रियों को भी खासी परेशानी हुई। नवाबों का शहर लखनऊ तहजीब के लिए मशहूर है, तो यहाँ का जायका भी लाजवाब है। यहाँ की बिरयानी और कबाब का हर कोई कायल है, लेकिन सरकार के एक फैसले से आने वाले दिनों में इसके जायके पर असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ प्रशासन ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहर में चलने वाले सभी होटलों, रेस्टोरेंट और दुकानों को कोयले और तंदूर के बजाय गैस का इस्तेमाल करने को कहा है। लखनऊ प्रशासन के इस फैसले के बाद भट्टी पर बनने वाले कबाब, टंगड़ी कबाब का टेस्ट बदल जाएगा। जो कुछ आइटम्स हैं चिकन के, मटन के, टंगड़ी कबाब जो हैं, ये अभी भी भट्टी पर बन रहे हैं, और इसके अलावा जो कुछ आइटम है उसको बदल दिया गया है। वो भट्टी से हटा के अब गैस पर ला दिया गया है। ये कबाब है, इसी कबाब को और इसी चिकन टंगड़ी कबाब को यहाँ पर खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जी, ये जो परात है इसकी, ये स्पेशल जो है ब्रास की है, और ये विलायती चादर की है परात। इसकी वजह से इसमें जायका बहुत होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो नवाब लोग हुआ करते थे वो तांबे के बर्तन में खाना बनाते थे, ना एल्युमिनियम इस्तेमाल करते थे ना स्टील। उसकी वजह से इसका स्वाद बरकरार रहता है। ये हर 8वें दिन इसमें तलई होती है। लेकिन अब ये कबाब गैस पर पकते दिखाई देंगे। लखनऊ प्रशासन के इस आदेश ने लजीज व्यंजनों को खाने का शौक रखने वाले लोगों को मायूस कर दिया है। टेस्ट तो वही रहता है, पकने पे है, पकाने वाले पे है, बस जितना अच्छा बना पाए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा बस। लखनऊ प्रशासन के फैसले के बाद होटल और रेस्टोरेंट के मालिक इस कोशिश में हैं कि जायके में कोई बदलाव न आए, और इसीलिए होटल मालिक प्रशासन से भी बातचीत करके मामले का समाधान करने में जुटे हैं, ताकि लखनवी जायका बरकरार रहे। बांग्लादेश की शाहजलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विद्रोह कर दिया। यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि जो छात्र शेख हसीना को हटाने के लिए आंदोलन चला रहे थे, वो लोग अब यूनिवर्सिटी के छात्रों को निशाना बना रहे हैं, और इसी वजह से शाहजलाल यूनिवर्सिटी में असली और नकली की जंग छिड़ गई। यूनिवर्सिटी के छात्र बाहरी छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर निकले और उनको करारा जवाब देने की घोषणा की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारे भी लगाए और ऐलान किया कि वो बाहरी छात्रों के आगे नहीं झुकेंगे। छात्रों का आरोप है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद खुद को तथाकथित छात्र बताने वाले कुछ लोग यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सनसनीखेज खुलासा किया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि मुस्लिम घुसपैठिए तख्ता पलट का फायदा उठाकर भारत में घुसने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि हिंदुओं को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश की शरण लेने भारत आए एक भी हिंदू ने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश नहीं की, जबकि मुस्लिम घुसपैठिए हिंदुओं की भीड़ में शामिल होकर भारत में घुसपैठ करने की बार बार कोशिश करते रहे। We are arresting in last 1 month 35 Muslim influencers. So always we blame Hindu. It is not the correct, and no Hindu is trying to come to India. हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि हिंदू घुसपैठिए नहीं है और वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होने के बावजूद कट्टरपंथियों का मुकाबला कर रहे हैं। Hindus are fighting and staying in Bangladesh. Hindus are only requesting our Prime Minister to impress upon government of Bangladesh to ensure security. सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिन 35 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास पासपोर्ट तक नहीं है और वो लोग अवैध तरीके से असम में घुसे थे।
एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन हादसों की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। नींद आए तो थका हारा इंसान कहीं भी सो सकता है। सोशल मीडिया पर प्रयागराज का ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको इस बात पर पूरी तरह यकीन हो जाएगा। वीडियो में एक शख्स रेलवे पटरी पर छाता लगाए चैन की नींद लेता दिखा। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि अगर अचानक से ट्रेन आ जाए तो जान कैसे बचेगी। लेकिन वो तो भला हो ट्रेन ड्राइवर का, जिसने वक्त रहते व्यक्ति को पटरी पर लेटे हुए देख लिया। लोको पायलट ने ट्रेन रोकी और ट्रैक पर चैन की नींद सो रहे व्यक्ति को जगाया कि उठ जाइए, ट्रेन आ गई है। जिसके बाद व्यक्ति ट्रैक से हटा और ट्रेन आगे बढ़ सकी। उन्नाव में पति पत्नी और वो का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। यहाँ पति, पत्नी और पति की प्रेमिका तीनों ने एक समय पर अपने अपने जीवन साथियों को छोड़कर किसी और से इश्क लड़ाया और अब तीनों मिलकर एक नाली के पास हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं। इस ड्रामे की खास बात यह है कि पति और पत्नी दोनों को किसी दूसरे से प्यार हुआ ये कि पहले तो पति राहुल और पत्नी सुमन एक साथ रहा करते थे। पति राहुल शादियों में पूड़ी बेलने का काम किया करता था। पूड़ी बेलते बेलते उसे इस लाल टी शर्ट वाली शादीशुदा महिला शिल्पी से प्यार हो गया। इसके बाद अपने पति को छोड़कर आई शिल्पी राहुल के साथ रहने लगी। इतने में पत्नी सुमन का भी माथा घूमा और वो भी किसी और के साथ रहने लगी। लेकिन 6 महीने बाद पत्नी वापस अपने पति की जिंदगी में आई और फिर शुरू हुई प्यार को पाने की जंग। इस एक व्यक्ति के लिए 2 औरतों ने उन्नाव की सड़कों पर बवाल काट दिया। सुसाइड की नियत से निकली पत्नी सुमन ने नाली में छलांग लगाई। हालांकि पति ने हीरो वाली एंट्री लेकर पत्नी को तो बचा लिया, लेकिन उसके बाद हुए ड्रामे से वो बच नहीं पाया। सड़क का ये ड्रामा अस्पताल तक पहुंच गया। वहां भी पत्नी सुमन ने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस के सामने ये तय हुआ कि पति और पत्नी साथ रहेंगे, लेकिन पति की प्रेमिका को अब अलग रहना पड़ेगा। इस फैसले के बाद अब प्रेमिका शिल्पी बेवफाई का आरोप लगा रही है। ये मरने जा रहा था तब मैंने इसे जिंदा किया। हमने कहा तुम मरो नहीं, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता था और कल भी मुझसे यही बात कर रहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। आज देखो सब। पति पत्नी और वो की इस लड़ाई में जीत तो पत्नी की हुई, लेकिन प्रेमिका अपना सब कुछ छोड़कर अब अकेले पड़ गई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी भोपाल भी बारिश के बाद दरिया जैसी दिख रही है। हालात ऐसे थे कि पानी में सब डूबा डूबा नजर आया। आप भी जब तस्वीरें देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। भोपाल में कुछ ही घंटे की बारिश हुई, इसके बाद क्या हालात बन गए आप खुद देख सकते हैं। भोपाल का ये शिवनगर इलाका है जहां बारिश के बाद 4 से 5 फुट पानी भर गया। इसके बाद घर के बाहर जो भी बाइक और गाड़ियां खड़ी थी वो सब डूबी हुई नजर आई। लाइन से देख सकते हैं कि पानी में गाड़ियां कैसे डूबी हुई हैं। इतना ही नहीं, घरों में भी पानी घुसा दिखाई दिया, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। भोपाल की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां बारिश के बाद सड़कें तालाब की तरह दिखी। यहां बहते पानी में ये शख्स मस्ती करता दिखा। मजबूत प्लास्टिक की नाव बनाकर ये शख्स पानी में तैरता दिखा। भोपाल में जगह जगह यही आलम रहा। वहीं मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। कई जगह डैम खोलने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। डैम से निकला पानी अब जगह जगह तबाही का मंजर दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में नदी के पास के पर्यटक स्थल इन दिनों खतरनाक हैं। क्यों? वहां अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जा रहे हैं। गुना से ही एक ऐसा मामला सामने आया जहां 9 युवक पानी में ही फंस गए। दरअसल 9 युवक गुना के घोड़ा पछाड़ नदी के पास पिकनिक मनाने गए थे। सभी दोस्त मस्ती में डूबे थे कि तभी अचानक पानी का सैलाब आ गया और सभी वहां फंस गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी किस तेज धार से बह रहा है। वहीं ये 9 शख्स एक चट्टान पर चढ़े दिखाई दे रहे हैं। ये 9 युवक पानी में तब फंस गए जब डैम से पानी छोड़ा गया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। वीडियो में देख सकते हैं कि ये सभी युवक एक चट्टान पर चढ़ गए और अपनी जान बचाई। ये बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाए क्योंकि पानी में बाहर जाने का रास्ता डूब चुका था। वहाँ मौजूद लोग इन 9 युवकों को बचाने के लिए रस्सी फेंकते हुए नजर आए, लेकिन रस्सी के सहारे इन सभी का निकलना मुश्किल हो गया। काफी देर तक सभी लोग वहीं फंसे रहे। इसके बाद जब पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची तब जाकर सभी का रेस्क्यू हो सका। और गुजरात में भी भारी बारिश के बाद कई जिलों में सैलाब जैसा मंजर है। गुजरात के आणंद में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं वापी में भी नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। सड़कों का तो बुरा हाल हो रखा है। गुजरात के आणंद की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ का पानी बहता दिखा।
वीडियो में देख सकते हैं कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं और पानी की धार ऐसी है कि किसी को भी ये पानी बहा ले जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अचानक आए बाढ़ के पानी में कैसे एक खाली ऑटो उसकी जद में आ गया और उसे अपने साथ बहा ले गया। यहाँ पानी कमर से ऊपर तक भरा हुआ था। वहीं इस बाढ़ में एक स्कूटी सवार भी निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी स्कूटी भी बहने लगी। गनीमत रही कि वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने तुरंत स्कूटी चालक को बहने से रोक लिया और दोनों को बचा लिया। यहाँ बाढ़ का कहर कैसा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रोड पर खड़ी बाइकें तक डूबी हुई हैं, वहीं दुकानों में भी पानी घुसा हुआ है। गुजरात का आनंद ही नहीं, वलसाड में भी बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ वापी का मधुबन डैम जब खोला गया तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। डैम से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद उसकी जद में आने वाली नदी और नाले भी उफान के साथ बहने लगे। राजस्थान के भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में रखकर उफनती नदियों को पार करने में जुटे। बारां के सीसवाली कस्बे से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक बरसाती नाला पूरे उफान के साथ बह रहा है। नाली इस उफान के साथ बह रही है कि उसमें पुलिया पूरी तरह डूब गया है, लेकिन लोग इसी रास्ते को चुनकर दूसरी तरफ जाने का जोखिम उठा रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग उफनते नाले पर बनी पुलिया से गुजर रहे हैं। पानी का बहाव इतना है कि ऐसे में अगर खुद का कंट्रोल छूटा तो सीधे नाले में बहना तय है। इस वीडियो को देखिए कैसे एक बाइक को उफनते पानी में पुलिया को पार कराया जा रहा है। बाइक बहे ना, इसके लिए 3-3 लोग इसे पकड़कर पुलिया पार कराने में जुटे हैं। यहाँ प्रशासन ने नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है कि इस पुलिया को पार ना करें, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है जो उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। वहीं राजस्थान के धौलपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पारती डैम ओवरफ्लो होने के बाद खोल दिया गया। इसके आसपास के इलाकों में पानी भर गया। डैम का गेट खोलने के बाद पानी का तेज बहाव आगे बढ़ता चला गया। ये पानी उन लोगों के लिए खतरा है जो डैम और नदी के किनारे बसे हुए हैं। वहाँ बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। नासिक में गोदावरी में बाढ़ से कई घाट डूब गए हैं, तो वहीं इसके साथ छोटे बड़े मंदिर भी पानी में समा गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं। ये नासिक का गोदा घाट है जहां इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ये उफान के साथ बह रही है, जिसमें कई घाट डूब चुके हैं। वहीं जो भी मंदिर इसकी जद में आया वो भी पानी में समा गया। मैं अभी नासिक के गोदा घाट परिसर में हूँ। यहाँ पे जो देखा जाए तो गोदावरी नदी को बाढ़ आ गई है। इसमें से जो गोदा घाट के परिसर में जो मंदिर है वो छोटे बड़े मंदिर पानी के नीचे चले गए हैं। पूर का बांध का जो इंडिकेटर समझने वाला दूतोंडा मारुति है उसके हाथों तक पानी आ गया है। नासिक में ये हालात तब पैदा हुए जब गोदावरी नदी में डैम से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद पूरी गोदावरी नदी उफान के साथ बहने लगी और घाटों को डुबोते हुए आगे बढ़ती चली गई। नासिक ही नहीं, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पर्यटक स्थल सितानहानी वाटरफॉल में भी पानी का उफान देखने को मिला। यहाँ का वाटरफॉल पूरे वेग के साथ बहता दिखा। जो झरना अब से कुछ दिनों पहले शांत था, अब उसमें भी बारिश के बाद उफान दिखा और तेज धार के साथ नीचे गिरता दिखा। हालांकि किसी भी पर्यटक को इसके करीब जाने की मनाही है। प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब अगले साल धरती पर वापस आएंगी। नासा ने बताया कि जिस स्पेसक्राफ्ट से वो गई हैं, अब उससे वापस आना मुमकिन नहीं। और इसीलिए अब सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुश विलमोर एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापसी करेंगे, लेकिन उनकी वापसी में कई महीनों का वक्त लग जाएगा। नासा के मुताबिक जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और साथी एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था, उससे उनकी वापसी संभव नहीं। अब अगले साल फरवरी महीने में दोनों की वापसी होगी। जिस मिशन के लिए सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी वो एक क्रांतिकारी मिशन था। इसके तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाया जाना था, लेकिन इसकी पहली उड़ान ही फेल हो गई। मिशन के लिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 5 जून को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रिसर्च करने के बाद पृथ्वी पर वापस आना था। बताया गया कि स्पेसक्राफ्ट को दिशा देने वाले थ्रस्टर्स में हीलियम गैस लीक हो गई। इसके बाद 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। अब जाते समय ही इतनी परेशानियां पैदा हो गईं, तो जाहिर है कि उस स्पेसक्राफ्ट से वापसी तो संभव नहीं है। इसीलिए अब सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए साल 2025 का इंतजार किया जाएगा। यानी सुनीता और साथी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में 8 महीने बिताने पड़ेंगे। Zee News.